हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल रिवीजन विद योगेश में। तो साथियों, अपन बात कर रहे थे महाराणा प्रताप के बारे में। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, उसकी माता का क्या नाम था, उसके पिता का क्या नाम था, और महाराणा प्रताप का राज तिलक कब हुआ, किन परिस्थितियों में महाराणा प्रताप है वो मेवाड़ के शासक बने थे। इन सब बातों पे अपन ने चर्चा की थी पिछली क्लास में। आज अपन स्टार्ट करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। जो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, उस युद्ध के बारे में अपनी जो चर्चा है वो संपूर्ण कक्षा के अंदर रहेगी। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा पीछे का आपको बता दूं रीजन। मैंने आपको बताया कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक अन्य दुर्ग और है जिसे अपन कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है जिसका नाम है बादल महल, और बादल महल के अंदर जो कि जूना कचहरी है उसकी जनाना ड्योढ़ी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में विक्रम संवत 1597 के अंदर और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। महाराणा प्रताप जिसका बड़ा भाई जगमाल था, उदय सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम जगमाल था जो कि धीर भाई से उत्पन्न हुआ था। उदय सिंह की प्रिय पत्नी धीर भाई से उससे उत्पन्न हुआ था जगमाल, जबकि उदय सिंह की दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था जयवंता बाई, जो कि अखेराज सोनग्रा जो कि पाली के थे उनकी पुत्री थी। वह अखेराज सोनग्रा पाली की पुत्री थी अपने जयवंताबाई, और जयवंताबाई की कोख से महाराणा प्रताप वीर सपूत का जन्म होता है। उदय सिंह की जब मृत्यु होती है 28 फरवरी 1572 को, तब जाते समय उदय सिंह अपनी मृत्यु के निकट था। उसमें उसने जगमाल को राजा घोषित कर दिया था, लेकिन गोगुंदा के शमशान घाट में महाराणा प्रताप को अखेराज सोनग्रा जो कि महाराणा प्रताप के नाना थे, मान सिंह सोनग्रा जो कि महाराणा प्रताप के मामा थे, और सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत, इन्होंने मिलकर महाराणा प्रताप को मेवाड़ का अगला शासक घोषित कर दिया था। जैसे ही 28 फरवरी 1572 को होली का दिन था, उसी दिन महाराणा प्रताप का गोगुंदा के शमशान घाट में राज तिलक हुआ। राज तिलक उसको राजा घोषित किया गया महाराणा प्रताप को। उसी समय मैंने आपको बताया कि महाराणा प्रताप जैसे ही 1572 ईस्वी के अंदर राजा बनता है, तो इधर दिल्ली का राजा कौन है, दिल्ली का जो शासक है अकबर है। अकबर क्या करता है, सोचता है कि पहले जो कि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह थे, उन्होंने तो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन क्यों न महाराणा प्रताप से बात की जाए। इसीलिए वो अपने 4 शिष्टमंडल हैं, अपने 4 दूत हैं, बारी बारी से महाराणा प्रताप के पास भेजता है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले भेजा था जलाल खां कोरची को, जिनको भेज दिया था जब महाराणा प्रताप राजा बने थे। महाराणा प्रताप राजा बने थे 1572 ईस्वी के अंदर। 1572 में ही इसको भेज देता है। 1572 में 1572 में ही जलाल खां कोरची को भेज दिया था। इसको भेजा था सितंबर 1572 के अंदर, सितंबर 1572 में। लेकिन जलाल खां कोरची को महाराणा प्रताप ने भी वहां से मना करके निकाल दिया। उसके बाद में मान सिंह को भेजता है। मान सिंह को भेजा था दूसरा दूत के रूप में, मान सिंह को भेजा। इसको भेजा जून 1573 के अंदर। कब भेजा, जून 1573 में। उसके बाद में भगवंत दास को भेजता है, इसको अक्टूबर 1573 में भेजता है। उसके बाद में लास्ट में अंतिम प्रयास करता है अकबर, और टोडरमल को भेजता है, इसको भेजता है दिसंबर 1573 में। इन चारों दूतों को महाराणा प्रताप बेरोंग लौटा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि महाराणा प्रताप स्वतंत्र रहकर संघर्ष के रास्ते को चुनते हैं, न कि अकबर की अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं। जब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो अकबर का जो लास्ट प्रयास था वो भी फेल हो गया। उसके बाद में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। आज हम उसी हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले अपन को यही बात याद होनी चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पे है। सबसे पहले हल्दी घाटी के मैदान की अपन बात करें तो ये राजसमंद के अंदर है। कहाँ पे है, राजसमंद में। हल्दी घाटी का मैदान राजसमंद के अंदर स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य हो रहा है, तो हल्दी घाटी का युद्ध है अपने महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप प्रताप वर्सेस अकबर के मध्य। कब हो रहा है, अकबर के मध्य। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के मध्य हो रहा है। इसकी जो दिनांक है हल्दी घाटी के युद्ध की, वो अपने क्या है, यह हुआ था 18 जून 1576 को हुआ था।
18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य हुआ। हल्दी घाटी के मैदान की अपन बात करें तो यह राजसमंद में स्थित है। हल्दी घाटी का मैदान है जो राजसमंद में स्थित है। लेकिन एक अन्य इतिहासकार हुए जिनका नाम है गोपीनाथ शर्मा। क्या है? गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा इस हल्दी घाटी के युद्ध की जो दिनांक बताते हैं वो बताते हैं 21 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा जी लिखते हैं कि 18 जून 1576 को वो हल्दी घाटी का युद्ध नहीं हुआ, बल्कि इस युद्ध की जो दिनांक वो बताते हैं वो क्या बताते हैं कि 3 दिन बाद यानी 21 जून 1576 को ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। किसके अनुसार है ये 21 जून? अपने को व्यक्तिगत तौर पर याद रखनी है। जो इतिहासकार, एक इतिहासकार है जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध की जो दिनांक है वो क्या है? 21 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा हैं, वो इस युद्ध की जो दिनांक बताते हैं 21 जून 1576 बताते हैं। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड पे बात करेंगे अपन। ये मैंने लिखा है हल्दी घाटी का युद्ध। आपको मैं बताता हूं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी युद्ध का युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया। 18 जून 1576 में लड़ा गया। हल्दी घाटी का मैदान कहां पे स्थित है? राजसमंद में स्थित है। हल्दी घाटी का मैदान तो राजसमंद में स्थित है। हल्दी घाटी के मैदान के एक तरफ तो क्या है? गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। गोगुंदा की पहाड़ियां, एक तरफ तो गोगुंदा की पहाड़ियां हैं और हल्दी घाटी के दूसरी तरफ है वो खमनोर की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? खमनोर की पहाड़ियां हैं। हल्दी घाटी के एक तरफ तो गोगुंदा की पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ हैं वो खमनोर की पहाड़ियां हैं। गोगुंदा की पहाड़ियां व खमनोर की पहाड़ियों से घिरा हुआ हल्दी घाटी का मैदान राजसमंद में स्थित है। हल्दी घाटी के मैदान को हल्दी घाटी का मैदान क्यों कहा जाता है? इसके पीछे दो तर्क हैं। एक तो कहते हैं कि जन सामान्य जो लोग हैं, जन सामान्य जो लोग हैं, जन सामान्य लोग तो कहते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है? हल्की पीली है। हल्की हल्की पीली होने के कारण इसे हल्दी घाटी का मैदान कहा जाता है। हल्की पीली होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी का मैदान कहा जाता है। लेकिन एक लेखक हुए हैं जिन्होंने एक नाटक लिखा है, उनका नाम है महेंद्र भाणावत। महेंद्र भाणावत। महेंद्र भाणावत ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है अजूबा भारत। क्या है? अजूबा भारत। महेंद्र भाणावत, अजूबा भारत, अजूबा भारत, इन्होंने एक जो नाटक लिखा है अजूबा भारत, ये अजूबा भारत नाटक में लिखते हैं कि हल्दी घाटी के मैदान को हल्दी घाटी का मैदान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर महिलाएं जो थी, महिलाओं ने भी क्या किया? महिलाओं ने पुरुषों की भांति अपने शरीर पर हल्दी का लेप करके हल्दी का लेप करके युद्ध लड़ा था। युद्ध लेप करके युद्ध लड़ा था। इसी कारण इस मैदान को हल्दी घाटी का मैदान कहा जाता है। हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पे है? राजसमंद में है। और जन सामान्य लोग कहते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है वो हल्की पीली होने के कारण इसे हल्दी घाटी का मैदान कहा जाता है। लेकिन एक लेखक हुए हैं महेंद्र भाणावत, जिन्होंने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है अजूबा भारत। इस अजूबा भारत में महेंद्र भाणावत बताते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं थी, उन महिलाओं ने अपने शरीर पर हल्दी का लेप करके पुरुषों की भांति वीरता के साथ इस युद्ध के अंदर भाग लिया था। इसी कारण इस मैदान को हल्दी घाटी का मैदान कहा जाता है। अब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। इधर महाराणा प्रताप की सेना है, महाराणा प्रताप, महाराणा महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। अब बात करें अपन हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की ओर से सहायता लेकर आने वाले जो सेनापति थे, या महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले जो सेनापति थे उनकी, तो महाराणा प्रताप की सहायता के लिए ग्वालियर से एक बंदा आया था जिसका नाम था रामशाह तोमर। कौन था? रामशाह तोमर। ग्वालियर से तो कौन आता है? रामशाह तोमर आता है। रामशाह तोमर।
उसके बाद में अपन बात करें तो महाराणा प्रताप का जो मुख्य सेनापति था, महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में जो मुख्य सेनापति बनाया था उसका नाम था हकीम खां सुर। क्या था? हकीम खां सुर। हकीम खां सुर इसे मुख्य सेनापति बनाया था, इस युद्ध के अंदर सेनापति बनाया था। इस हकीम खां सुर ने हरावल सेना का मतलब होता है कि सेना को जो अगला भाग होता है, हरावल सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? हकीम खां सुर ने। यानी युद्ध के मैदान में जो सेना लड़ती है उस सेना का जो अग्रिम भाग होता है उसे हरावल कहा जाता है, और हरावल सेना का जो इस युद्ध के अंदर नेतृत्व किया था वो किसने किया था? महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां सुर ने किया था। अब बात करें सलुम्बर से कौन आया था, तो सलुम्बर से आया था इसके अंदर आपका कृष्णदास चुंडावत। ये कृष्णदास चुंडावत वही चुंडावत है जिसने महाराणा प्रताप का जब राज तिलक हुआ था तो उसको क्या बांधी थी? राज की तलवार बांधी थी। तो सलुम्बर से सहायता करने के लिए कौन आया है? कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत आए हैं, यानी सलुम्बर से सहायता करने के लिए कृष्णदास चुंडावत आए हैं। हकीम खां सुर मुख्य सेनापति है, जबकि ग्वालियर से कौन आया है? रामसार तोमर। अब अपन बात करें कि महाराणा प्रताप की जो भीलों की सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया? तो भीलों की सेना का जो नेतृत्व किया था, भीलों की सेना थी, इन भीलों की सेना का जो नेतृत्व किया था वो राणा पुंजा ने किया था। भील राणा पुंजा ने भीलों की सेना का नेतृत्व किया। और जो सेना होती है उसका जो अंतिम भाग होता है या पिछला भाग होता है उसे चंदावल कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप की सेना का जो चंदावल भाग था उस चंदावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? चंदावल यानी पिछले भाग की जो सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? इसी राणा पुंजा ने किया था। चंदावल सेना का नेतृत्व भी किसने किया था? सेना का नेतृत्व राणा पुंजा ने किया था। मैंने बताया कि महाराणा प्रताप की ओर से जो लड़ने वाले जो सेनापति थे उसमें सहायता करने वाले जो सेनापति थे उसमें ग्वालियर से तो रामसार तोमर अपनी सेना लेके आता है, और अफगान से आया था हकीम खां सुर जो कि मुख्य सेनापति है महाराणा प्रताप का और हरावल सेना का नेतृत्व करता है। जबकि सलुम्बर से तो कृष्णदास चुंडावत आया था और भीलों की सेना का जो नेतृत्व किया था वो राणा पुंजा ने किया था। इसके बाद में अपन बात करें तो इसी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के जो तरफ से हाथी लड़े थे उन हाथियों के नाम पर बात करें तो महाराणा प्रताप की तरफ से 2 हाथी लड़े थे। एक हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद। और दूसरे हाथी का जो नाम था लूणा था। यानी 2 हाथी लड़े थे, एक तो हाथी का नाम था राम प्रसाद और दूसरे हाथी का नाम था लूणा। पूछा जाता है एग्जाम में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले हाथियों के नाम राम प्रसाद और लूणा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो चेतक था। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया था? अपने को याद रखना है कि हकीम खां सुर ने किया था। महाराणा प्रताप की सहायता के लिए ग्वालियर से कौन आया था? तो रामसार तोमर आया था। महाराणा प्रताप की सहायता के लिए सलुम्बर से कौन आया था? तो कृष्णदास चुंडावत आया था। और महाराणा प्रताप की भीलों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राणा पुंजा ने किया था। भीलों की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप की चंदावल सेना का जो नेतृत्व किसने किया था? राणा पुंजा ने किया था। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अब अपन बात करते हैं अकबर की तरफ से युद्ध में भाग लेने वाले सेनापतियों की बात करें तो अकबर को पता है कि अकबर अब मान सिंह, मैंने आपको बताया कि मान सिंह का जो अपमान किया था महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने, उस मान सिंह वह अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। और अकबर भी कहीं ना कहीं यह चाहता है कि मान सिंह के सीने में जो आग धधक रही है उस आग का सही इस्तेमाल किया जाए। इसलिए अकबर क्या करता है, इस युद्ध के अंदर जो मुख्य सेनापति बनाता है वो किसको बनाता है? मान सिंह को बनाता है। मुख्य सेनापति किसको बनाता है? मान सिंह को बनाता है। मुख्य सेनापति अकबर की तरफ से जो मुख्य सेनापति के रूप में आया था वो था आपका एक तो मान सिंह को मुख्य सेनापति के रूप में मान सिंह को भेजता है। क्या? मुख्य सेनापति बनाकर। मुख्य सेनापति कौन था? मान सिंह को भेजता है। और इसके साथ ही एक दूसरा सेनापति और भेजता है जिसका नाम था आसफ खान। क्या था? आसफ खान। यानी अकबर की तरफ से एक तो मान सिंह देखो, मान सिंह का ये पहला युद्ध है जिसमें वह स्वतंत्र सेनापति के रूप में आ रहा है। स्वतंत्र सेनापति के रूप में, इससे पहले मान सिंह कभी भी किसी युद्ध के अंदर स्वतंत्र सेनापति के रूप में नहीं कहा
नहीं गया था, लेकिन यह पहला युद्ध है जिसमें अकबर मान सिंह को स्वतंत्र सेनापति बनाकर महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के मैदान में, हल्दी घाटी के युद्ध में भेजता है। और मान सिंह के साथ दूसरा जो सेनापति था उसका नाम था आसफ खान। इसी का पर बात करते हैं अकबर की। तो अकबर का एक इतिहासकार है, दरबारी इतिहासकार, जिसका नाम है बदायूनी। क्या है? बदायूनी। अब मैंने बताया अकबर, अकबर की तरफ से कौन आ रहा है? एक तो आपका आ रहा है मुख्य सेनापति मान सिंह, मुख्य सेनापति मान सिंह, मान सिंह आ रहा है एक तो। दूसरा कौन आ रहा है अपने पास? आसफ खां, आसफ खां, दूसरा है आसफ खां। लेकिन अकबर के दरबार का एक इतिहासकार जो विद्वान था उसका नाम था बदायूनी। क्या था? बदायूनी। बदायूनी, बदायूनी जो कि इतिहासकार था, लेखक था, यह कहता है कि मैं भी इस युद्ध के अंदर जाऊंगा। तब सेनापति आसफ खान से पूछता है कि आप युद्ध में क्यों जाओगे? कि मैं युद्ध में जाऊंगा, लड़ूंगा, और जहां पर जब युद्ध के अंदर हिंदुओं का खून बहेगा उस युद्ध को मैं देखूंगा, या उस खून को मैं अपनी दाढ़ी से लाल, अपनी दाढ़ी को लाल करूंगा। कि बदायूनी कहता है कि मैं हल्दी घाटी के युद्ध में जाऊंगा, और हल्दी घाटी के युद्ध में जब हिंदुओं का खून बहेगा तो उस खून से मैं अपनी दाढ़ी को लाल करूंगा। इस प्रकार की बातें बदायूनी करता है। और बदायूनी है यह हल्दी घाटी के युद्ध का, हल्दी घाटी युद्ध का क्या करता है? आंखों देखा वर्णन करता है। आंखों देखा वर्णन करता है। और अपनी एक बुक लिखा है, बदायूनी की एक बुक है जिसका नाम है मुंतखब ए तवारीखी, मुंतखब ए तवारीखी। इसका जो नाम है मुंतखब ए तवारीखी। इस मुंतखब ए तवारीखी में बदायूनी लिखता है कि अपनी जो हल्दी घाटी का युद्ध था, उस हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर अकबर की ओर से तो लगभग 5000 फौजी थे। कितने फौजी थे? 5000 फौजी थे। और महाराणा प्रताप की तरफ से, ये तो अकबर की तरफ से लगभग कितने फौजी हैं? अकबर की तरफ से तो 5000 फौजी हैं, और प्रताप की तरफ लगभग 3000 फौजी हैं। यानी प्रताप की जो सेना है उसके अंदर 3000 फौजी हैं, और अकबर की सेना में 5000 फौजी हैं। और ये कहता है कि मैं उस युद्ध के अंदर समय गया था। क्या कहा? समय गया था। अब अपन बात करें, तीन बात की, एक तो मान सिंह आता है, एक आसफ खां आता है, एक बदायूनी आता है जो कि हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है। इसके बाद अपन बात करें तो अकबर की तरफ से जो हाथी लड़े थे, यानी मान सिंह का जो हाथी था, मान सिंह है, इस मान सिंह के जो हाथी थे उस हाथी का नाम था मर्दाना। मान सिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। और एक हाथी और था यहाँ पे इस युद्ध के अंदर, उसका नाम था गजमुक्ता। यानी मान सिंह की तरफ से भी या अकबर की तरफ से भी दो हाथी लड़े थे। एक का नाम था मर्दाना और दूसरे का नाम था गजमुक्ता। इसी के साथ अपन को यह भी याद रखना चाहिए कि जो अकबर का हाथी था उसका नाम था हवाई। क्या नाम था? हवाई। अकबर की बंदूक का नाम क्या था? अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। क्या था? संग्राम। अकबर का हाथी हवाई था, अकबर की बंदूक का नाम संग्राम था। अकबर क्या स्वयं आया था इस युद्ध के अंदर? नहीं, अकबर ने अपने जो मुख्य सेनापति भेजा था, मान सिंह को बनाकर भेजा था, उसके साथ आसफ खां को भेजा था। अब दोनों प्रकार से सेना तैयार है, अपनी सेना चल पड़ी है। और सेना चल पड़ी है तो एक तरफ जो महाराणा प्रताप की सेना है, उस महाराणा प्रताप की सेना ने क्या किया? एक गांव पड़ता है लोहे सिंह गांव। महाराणा प्रताप की जो सेना है, यहाँ पे महाराणा प्रताप की सेना आके रुकती है। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप की सेना ने अपना गांव, जिस गांव के अंदर डेरा डाला था, वो उस गांव का नाम था लोहे सिंह। महाराणा प्रताप आ गया है लोहे सिंह गांव में अपनी सेना लेकर अकबर से लोहा लेने के लिए। लोहे सिंह गांव में अपना डेरा डाला। ये लोहे सिंह गांव कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। लोहे सिंह गांव राजसमंद में पड़ता है। महाराणा प्रताप की सेना ने अपना जो डेरा डाला है वो लोहे सिंह गांव राजसमंद में डाला है। और इधर बात करें अपन अकबर की सेना जो कि मान सिंह लेके आया है, और मान सिंह की जो सेना है, इस मान सिंह की सेना ने जो अपना डेरा डाला है वो कहां पे डाला है? उसने डाला है मोलेला गांव। कहां पे? मोलेला गांव। मोलेला गांव कहां पे है? ये राजसमंद में है। ये टेराकोटा में भी पढ़ेंगे अपन, याद रखना है।
कि मान सिंह की सेना ने या अकबर की सेना ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपना डेरा कहां पे डाला था? मोलेला गांव राजसमंद में डाला था। महाराणा प्रताप की सेना ने अपना डेरा कहां डाला था? लोहा सिंह गांव राजसमंद के अंदर डाला था। अब दोनों सेनाएं रुकी हुई हैं और दोनों सेनाओं के मध्य जो दूरी है वो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है। 10 किलोमीटर की दूरी पर दोनों सेनाएं रुकी हुई हैं। एक तरफ मान सिंह की सेना है, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना है। हल्दी घाटी का युद्ध होगा। अभी अभी बात करें तो महाराणा प्रताप ने अपनी सेना तो कहां पे रुकी है? लोहा सिंह गांव के अंदर रुकी हुई है, लेकिन उन्होंने जो अपना नियंत्रण केंद्र बनाया था युद्ध का, नियंत्रण केंद्र महाराणा प्रताप ने जो अपना नियंत्रण केंद्र बनवाया था वो बनवाया था केलवाड़ा। कहां पे बनाया था? केलवाड़ा के अंदर। केलवाड़ा कहां पड़ता है? केलवाड़ा की अपन बात करें उदयपुर के अंदर पड़ता है। कहां पे है? उदयपुर के अंदर। केलवाड़ा की अपन बात करें नियंत्रण केंद्र कहां पे बनाया था? इन्होंने बनाया था अपना नियंत्रण केंद्र केलवाड़ा उदयपुर के अंदर बनाया था। यानी युद्ध का जो नियंत्रण केंद्र बनाया था वो तो केलवाड़ा उदयपुर में बनाया। अपनी सेना कहां पे रोकी है? लोहे सिंह गांव राजसमंद के अंदर रोकी है। और मान सिंह ने अपनी सेना वो कहां पे रोक दी है? मोलोइला गांव राजसमंद के अंदर रोकती है। अब बात करते हैं अपन इस युद्ध की। युद्ध स्टार्ट हो चुका है। दिनांक है 18 जून 1576 की। 18 जून 1576, 18 जून का दिन है और युद्ध शुरू हुआ है। युद्ध में कहा जाता है कि जो बदायूं अपनी पुस्तक लिखता है मुंतखब ए तवारीखी, उस तवारीखी पुस्तक में लिखता है कि प्रारंभ में महाराणा प्रताप की जो सेना ने हमारी सेना पे आक्रमण किया था, जिससे हमारी सेना है पूरी तरह से बौखला गई थी। हमारी सेना को पूरी तरह से महाराणा प्रताप की सेना ने खदेड़ दिया था और हमारी जो सेना है वो अकबर की जो सेना है वो महाराणा प्रताप की सेना से युद्ध के मैदान से भागने लगी थी। यानी मुंतखब ए जो तवारीख की बुक लिखी है बदायूनी ने, उसमें लिखता है कि महाराणा प्रताप की सेना इतनी शक्तिशाली सेना थी जिसने अकबर के 5000 सैनिकों को भी रौंद के रख दिया था। और अकबर की सेना है वो युद्ध के मैदान को छोड़कर भागने लगी थी। जो पहला आक्रमण था महाराणा प्रताप ने जो प्रारंभ में अकबर की सेना पर आक्रमण किया था वो इतना भयंकर किया था कि अकबर की सेना है वो युद्ध के मैदान को छोड़कर भागने लगी। और जब मैंने ये दृश्य देखा, ये बातें बदायूनी लिखता है। बदायूनी कहता है कि जब मैंने ये दृश्य देखा कि आगे तो हमारी सेना भाग रही है और हमारी सेना के पीछे है वो महाराणा प्रताप की सेना के सैनिक भाग भाग कर पीछे भाग के दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, तो मैंने आसफ खान से कहा कि आसफ खान मैं किस पे तीर चलाऊं? तो आसफ खान ने कहा कि तू तो हिंदुओं का रक्त बहाने के लिए आया है, तू तीर चला, दोनों तरफ से मरने तो हिंदू ही हैं, तेरा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। यानी ये कहना चाहता था कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि हमारे सेना के सैनिक कौन से हैं और महाराणा प्रताप की सेना के सैनिक कौन से हैं। इस प्रकार से हमारी सेना है पूर्ण रूप से बैकवर्ड पे आ गई थी, यानी पिछड़ गई थी और हमारी सेना ने युद्ध के मैदान को छोड़कर भागने लगी थी। तभी कहते हैं कि महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसने भयंकर आक्रमण किया अकबर की सेना पर। तो अकबर की सेना जब युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगी तभी अकबर का एक सेनापति आता है, पीछे से एक सेनापति आता है जिसका नाम है, इसको याद रखा जाना चाहिए क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था मिहत्तर खां। क्या था? मिहत्तर खां। इस मिहत्तर खां आता है और यह मिहत्तर खां झूठी अफवाह फैलाता है युद्ध के मैदान में कि भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अकबर बादशाह स्वयं, कौन बादशाह है? बादशाह अकबर स्वयं अपनी शाही सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर है वो अपनी शाही सेना लेकर युद्ध के मैदान में आ रहे हैं। यह झूठी अफवाह कौन फैलाता है? मिहत्तर खां फैलाता है। कि जब मिहत्तर खां ने यह कहा, मुंतखब ए तवारीखी के अंदर बदायूं ने लिखता है कि जब मिहत्तर खां ने यह कहा कि अकबर अपनी स्वयं शाही सेना लेकर आ रहा है, तब जाकर हमारी सेना ने अपने पैर जमाए और हमारी सेना ने साहसपूर्वक युद्ध करना प्रारंभ किया। लेकिन कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप ने जब देखा कि मान सिंह है वो प्रताप की सेना पर पूर्ण रूप से आक्रमण कर रहा है और सैनिकों को मार रहा है, तब महाराणा प्रताप ने क्या किया कि अपना जो घोड़ा चेतक था उस चेतक को मान सिंह के हाथी की तरफ ले जाता है और मान सिंह के हाथी की तरफ ले जाता है और मान सिंह का जो हाथी है, जो प्रताप का घोड़ा है, वो चेतक वो मान सिंह के हाथी के सूंड पर अपने दोनों पैर लगा देता है। यानी चेतक के जो आगे वाले दोनों पैर थे वो चेतक क्या करता है, दोनों आगे वाले पैर है वो मान सिंह के हाथी पे इस सूंड पे इस प्रकार लगा देता है और प्रताप है वो मान सिंह पर अपने भाले से वार करता है। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का भाला था।
उस 81 किलो के भाले को महाराणा प्रताप मान सिंह पर फेंक के मारता है, जिससे मान सिंह क्या करता है कि होदे में, हाथी का जो होदा होता है, जो बैठने का स्थान होता है हाथी के ऊपर, वो उस होदे में गिरकर अपनी जान बचाई थी मान सिंह ने। और उसके बाद में क्या किया कि मान सिंह बहुत ही चतुर चालाक आदमी था। उसने क्या कर रखा था कि जो हाथी की सूंड थी, उस हाथी की सूंड पर दोनों तरफ अपने ऐसे चाकू लगाए हुए थे, जिससे चेतक अपने जब पैर उतार रहा था हाथी के सूंड से, जब अपने पैर उतार रहा था, उसी में उस चेतक के दोनों पैर हैं वो घायल हो गए थे, उस चाकुओं से घायल हो गए थे, जिसके कारण महाराणा प्रताप का जो चेतक है, घोड़ा है, वो घायल हो गया। इसको महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकालते हैं, युद्ध भूमि से बाहर निकालते हैं। और महाराणा प्रताप के जो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, याद रखना है आपको कि जब मान सिंह पे वार किया था महाराणा प्रताप ने, उस समय महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था वो घायल हो जाता है, और महाराणा प्रताप अपने घोड़े को युद्ध भूमि से बाहर निकालते हैं। तो महाराणा प्रताप के जो प्रतीक चिन्ह है इस युद्ध के अंदर, महाराणा प्रताप के जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह प्रतीक चिन्ह है, वो एक व्यक्ति धारण करता है जिसका नाम था झालाबिंदा। क्या था? झालाबिंदा। महाराणा प्रताप के जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था झालाबिंदा, झालाबिंदा ने महाराणा प्रताप के प्रतीक चिन्ह धारण किए, झालाबिंदा, झालाबिंदा धारण किए, और महाराणा प्रताप को क्या किया? युद्ध भूमि से बाहर निकाला, युद्ध भूमि से बाहर निकाला। और महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को पूर्ण रूप से खदेड़ दिया, और अकबर की सेना है वो मैदान छोड़ के भाग गई थी। क्या हो गई थी? भाग गई थी। और ये झालाबिंदा है महाराणा प्रताप के बाद संपूर्ण युद्ध को लीड करता है, और कहते हैं महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को रौंद के रख दिया था, और अकबर की सेना मैदान छोड़ के भाग गई थी। उसके बाद में महाराणा प्रताप जब अपने घोड़े को बाहर लेकर जाते हैं, यानी युद्ध भूमि से बाहर निकालते हैं, तो एक स्थान पड़ता है बलीचा। बलीचा, बलीचा कहां पे है? राजसमंद के अंदर एक स्थान है बलीचा, वहां पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की मृत्यु हो जाती है। राजसमंद में, राजसमंद में क्या हो जाती है? यहाँ पे चेतक की मृत्यु हो जाती है, चेतक की मृत्यु हो जाती है, चेतक की मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर बलीचा में ही चेतक की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। अब मुंतखब एतवारीकी में बदायूं लिखता है कि जब युद्ध खत्म हो गया था, तब हमारी सेना जब दरबार में या मुगल दरबार में पहुंची, तो अकबर ने पूछा मान सिंह से, क्या युद्ध जीत आए? तो मान सिंह ने कहा नहीं। क्या महाराणा प्रताप को बंदी बना लिया? तो मान सिंह ने कहा नहीं। तो अकबर बड़ा गुस्सा हुआ, और अकबर ने कहा तो आपने क्या सोचा था सरदार खुश होगा? तो अकबर ने गुस्से में क्या किया, मान सिंह और आसफ खां दोनों की दरबार में आने की डोडी बंद कर दी थी कि आज के बाद तुम हमें दिखना मत चाहिए, दिखना ही नहीं चाहिए। मान सिंह को इस दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी थी, मान सिंह के दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी थी। कहा कि आज के बाद युद्ध में मेरे को दरबार में दिखाई मत देना। और मान सिंह का जो मनसब था, 7,000 का मनसब था, उस 7,000 के मनसब को घटाकर कितना कर दिया था? 5,000 कर दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मान सिंह का मनसब जो कि 7,000 का था, उस 7,000 को घटाकर कितना कर दिया था? 5,000 का मनसब कर दिया था मान सिंह का। अब इतिहासकार किताबें लिखती हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध है वो अकबर ने जीता, नहीं। कौन शासक ऐसा होगा जिसके सेनापति युद्ध जीत के आए और वो उसके दरबार में आने पर पाबंदी लगा दे? कौन शासक ऐसा होगा जिसके सेनापति युद्ध जीत के आए और वो उसका मनसब घटाकर 7,000 से 5,000 करते? इन बातों से पता चलता है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के द्वारा जीता गया था। क्योंकि महाराणा प्रताप की इस विजय से अकबर बड़ा हताश था, और अकबर ने क्या किया? गुस्से में आकर अपने सेनापतियों को दरबार में आने पर बंद कर दिया कि आप दरबार में नहीं दिखाई देना चाहिए मेरे को। और उनकी जो मनसब था जो कि 7,000 था मान सिंह का, वो 5,000 का कर देता है, 5,000 का कर देता है। इस युद्ध के बारे में कुछ इतिहासकार अपने मत देते हैं, जिसमें इस युद्ध का जो परिणाम अपन मानते हैं कि अकबर की सेना को इस युद्ध के अंदर कुछ भी नहीं मिला। अकबर की सेना बैरंग लौट गई थी। क्या हो गया था? अकबर की सेना इस युद्ध में बैरंग लौट गई थी, बैरंग लौट गई, बैरंग लौट गई, लेकिन लौट गई थी। लेकिन राज प्रशस्ति क्या है? राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति और एक ग्रंथ है जिसका नाम है राजविलास। राज प्रशस्ति और राजविलास में इस युद्ध के बारे में कहा गया है कि इस युद्ध के अंदर कौन विजयी हुआ? महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप विजयी हुआ। उसके बाद में वही डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा इस युद्ध के बारे में कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध के बारे में क्या कहा है
गोपीनाथ सुरमा ने इस युद्ध के बारे में कहा है कि यह युद्ध तो अनिर्णायक युद्ध था। अनिर्णायक, यह युद्ध क्या था? अनिर्णायक था। यानी इस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं हुआ, अनिर्णायक युद्ध था। ये कौन कहता है? ये अपन को याद रखने है, अनिर्णायक युद्ध था। यानी इस युद्ध के अंदर अकबर की सेना बेरंग लौट गई थी, उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन राज प्रशस्ति और राजविलास में इसमें क्या बताया गया है कि महाराणा प्रताप इस युद्ध के अंदर विजयी हुए थे। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि यह युद्ध है वो अनिर्णायक रहा था। लेकिन उसके बाद में कहते हैं कि अकबर स्वयं सेना लेके आया था, स्वयं सेना लेकर आया और उसने क्या किया था? उदयपुर। अकबर इस युद्ध के बाद में, अकबर इस युद्ध के बाद अपनी समय सेना लेके आता है, बाद समय आता है, समय आता है और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लेता है। चित्तौड़गढ़ पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है, कब्जा। और उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर देता है? मोहम्मदाबाद कर देता है, मोहम्मदाबाद, मोहम्मदाबाद। यानी हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर स्वयं अपनी सेना लेके आता है और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लेता है और उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर देता है? मोहम्मदाबाद कर देता है। इसके बाद में अपन बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप है, उसकी जो सेना है युद्ध के बाद, जहां पर उन्होंने अपनी युद्ध के बाद जो सेना है महाराणा प्रताप की वो रुकी थी, उस गांव का नाम था कोल्यारी गांव। यानी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की सेना कहां पे रुकी थी? कोल्यारी गांव के अंदर रुकी थी, कोल्यारी गांव में। कोल्यारी गांव कहां पड़ता है? राजसमंद के अंदर पड़ता है। कोल्यारी गांव राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद में। यानी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की सेना है वो कोल्यारी गांव में रुकी थी, कोल्यारी गांव राजसमंद में पड़ता है। इस युद्ध का कोई है वो परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध के बारे में अपन बात करें, कुछ तथ्य हैं। तो इस हल्दी घाटी के युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, इस हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो हमने बताया कि हल्दी घाटी का युद्ध कहां पे है? बनास नदी के किनारे है। ये हल्दी घाटी स्थान कहां पे है? बनास नदी के किनारे है। इस कारण इसको कहा जाता है बनास का युद्ध। क्या कहा जाता है? बनास का युद्ध कहा जाता है हल्दी घाटी को। हल्दी घाटी के युद्ध को बनास का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक हाथी लड़े थे, इस कारण से हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है हल्दी घाटी के युद्ध को। हल्दी घाटी का मैदान राजसमंद में स्थित है। एक और खमनोर की पहाड़ियां हैं, दूसरी ओर गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, बनास नदी के किनारे है, इसी कारण से बनास का युद्ध कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक हाथी लड़े थे, इस कारण से हाथियों का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप, मेवाड़ का शेर, हल्दी घाटी का शेर, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप इस युद्ध के अंदर विजयी होता है और अकबर की सेना को रौंद के रख देता है। अपन बात करें इस युद्ध के बारे में, कर्नल जेम्स टोड इस युद्ध के बारे में कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध के लिए कहा है कि यह तो मेवाड़ की थर्मोपोली है, मेवाड़ की थर्मोपोली। इसे युद्ध को क्या नाम दिया है कर्नल जेम्स टोड ने? मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है, थर्मोपोली, थर्मोपोली। मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपोली। एक अन्य इतिहासकार हुए जिसका नाम है बदायूनी। क्या है? बदायूनी। बदायूनी ने इस युद्ध को क्या नाम दिया है? बदायूनी ने कहा है यह तो गोगुंदा का युद्ध है, गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? तो बदायूनी ने कहा है गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। एक अन्य इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल ने इसे कहा है खमनोर का युद्ध। मैंने बताया कि एक और तो खमनोर की पहाड़ी। हल्दी घाटी के अपन और बात करें तो हल्दी घाटी का जो मैदान है इसे स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। हल्दी घाटी के मैदान को स्वतंत्रता, स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल, प्रेमियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है हल्दी घाटी के मैदान को। हल्दी घाटी के मैदान के बारे में मैंने आपको बताया। और हल्दी घाटी के युद्ध है, इस हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं।
जैसे मैंने आपको बताया, हल्दी घाटी के युद्ध को बनास का युद्ध कहा जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध कहा जाता है, और कर्नल जेम्स टोड इसे क्या कहते हैं कि ये तो मेवाड़ की थर्मोकोली है, जबकि बदायूं ने कहा है इसको ये गोगुंदा का युद्ध है, जबकि अबुल फजल ने कहा यह खमनोर का युद्ध है, और आदर्शिलाल श्रीवास्तव कहते हैं यह शाहबाद 12 का युद्ध है। और हल्दी घाटी के युद्ध को या हल्दी घाटी के मैदान को स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। हल्दी घाटी को हल्दी घाटी का मैदान कहने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो हल्की पीली है। लेकिन महेंद्र भाणावत जो हुए लेखक, उन्होंने एक नाटक लिखा है अजूबा भारत। अजूबा भारत में ये लिखते हैं कि यहाँ पर महिलाओं ने पुरुषों की भांति अपने शरीर पर हल्दी का लेप लेकर युद्ध के अंदर भाग लिया था और वीरता के साथ लड़ी थी। इसी कारण इसे हल्दी घाटी का मैदान कहा जाता है। ये बातें अपने हल्दी घाटी युद्ध की हल्दी घाटी में अपन जो भी पढ़ा वो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में अपन ने बातें की। आज के लिए इतना ही। ये था अपने हल्दी घाटी का युद्ध साथियों, और हल्दी घाटी के युद्ध को अपन को याद रखा जाना चाहिए। हल्दी घाटी के अंदर युद्ध के अंदर इस जो क्लास के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन पढ़ना चाहिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन करेंगे अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कुंभलगढ़ युद्ध के बारे में, उसके बाद में मेरठ घटना के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद के अंदर अपन पढ़ेंगे दिवेर के युद्ध के बारे में। जो आप बातें हैं अपन अगली क्लास में करेंगे। तब के लिए राम राम, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।